Hey guys, welcome to @Commerce Brains Hash channel. So today we are dealing with the topic methods of performance appraisal. ये कैसा टॉपिक लेके आ गए हैं हम? मेथड्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, मतलब ये भी कोई टॉपिक है? क्यों नहीं, ज़रूर है। मेथड्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल उनके लिए है जिनको पढ़ना है, जिनको जानना है इसके बारे में। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट पार्ट एंड फंक्शन ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर जो स्टाफिंग की फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उनके लिए परफॉर्मेंस अप्रेजल भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। अपार्ट फ्रॉम रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, प्रमोशन एंड ट्रांसफ़र, कंपनसेशन प्लान्स, बहुत सारे तरह तरह की एक्टिविटीज़ उन्हें करनी होती हैं, मतलब फंक्शंस कैरी आउट करने होते हैं। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल भी आता है उसमें से। क्या है ये परफॉर्मेंस अप्रेजल? तो लेट मी इंट्रोड्यूस। परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब होता है परफॉर्मेंस को अप्रेज करना, इवैल्यूएट करना, जज करना। अब एम्प्लॉयज़ को हायर कर लिया, मतलब रिक्रूट कर लिया, सिलेक्शन कर ली और उन्हें काम पे भी लगा दिया, लेकिन गोल्स वगैरह भी सेट किया है, प्लान किया है गोल्स वगैरह, और उनको काम पे लगा दिया। तो काम पे लगा दिया तो सिर्फ इतना ही करके तो ख़त्म नहीं होना है, हमें उनके परफॉर्मेंस को टाइमली जज करना है। जो भी हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है, फाइनेंशियल ईयर मतलब साल के एंड में हमें उनका परफॉर्मेंस जज करना होता है। क्यों जज करना होता है? ताकि हमें पता चले कि काम कितनी इफ़िशिएंटली, इफ़ेक्टिवली वर्कर्स ने किया है, टारगेट को अचीव किया है कि नहीं, टारगेट कहाँ तक अचीव हुआ है, कितना डेविएशन आया है, क्या चेंजेस लानी है। उनके हर तमाम चीज़ें देख के, उसको सब कुछ देख करके, कंसिडर करके परफॉर्मेंस अप्रेजल किया जाता है। परफॉर्मेंस अप्रेजल करना तो ज़रूरी है। आप भी स्कूल, कॉलेजेस जो भी है, आप उसमें पढ़ते होंगे, तो आपका भी स्कोरिंग अगर अच्छा होता है तो आपको भी परफॉर्मेंस अप्रेज किया जाता है। ये ज़रूरी है परफॉर्मेंस अप्रेज करना। स्कोरिंग अच्छी की बात नहीं है, सभी लोगों की स्कोरिंग्स जैसी होती हैं उनको इवेल्युएट करना ज़रूरी है। परफॉर्मेंस अप्रेजल मतलब आपको अच्छे से पता होगा। तो हमें इस वीडियो में मेथड्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल के बारे में बात करना है। ज़्यादा हम डेप्थ में नहीं जाएंगे इसके बारे में। हाँ, अगर परफॉर्मेंस अप्रेजल के बारे में वीडियो चाहिए तो यू आर फ्री टू राइट इन द कमेंट सेक्शन। अगर आप लिख देंगे तो हम आपको बना के दे देंगे। वैसे हमें तो मेथड्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल ही पढ़ना है। मेथड्स, अब देखिए मेथड्स, यहाँ टू मेथड्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल होते हैं। एक ट्रेडिशनल मेथड होता है और दूसरा मॉडर्न मेथड होता है। ठीक है, ट्रेडिशनल मेथड, नाम से पता चल रहा है ट्रेडिशनल, ठीक है, जो पहले ओल्डेस्ट मेथड है, जो पहले कैरी आउट किए जाते थे, आज भी किए जाते होंगे, बट ट्रेडिशनल मेथड आर बेसिकली द ओल्डेस्ट मेथड। देन मॉडर्न मेथड्स जो अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस किए गए हैं, रिसेंटली इस मेथड्स को, इस कॉन्सेप्ट को लाया गया है, उनको कहते हैं मॉडर्न मेथड्स। और इन्हें हम बिहेवियरल मेथड भी बोलते हैं, क्योंकि ये बिहेवियर पे बेस्ड है ज़्यादातर। ये बिहेवियर, एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर के ऊपर बेस्ड है कि कुछ इम्पॉर्टेंट स्पेसिफिक बिहेवियर्स को हमें कंसिडर करना है और कुछ को नहीं करना है। और ये बेसिकली ये जो मेथड है मॉडर्न मेथड्स, ये ज़्यादा अच्छा है एज़ कम्पेयर टू, अच्छा तो नहीं कहेंगे बट मॉडर्न मेथड्स से थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव मतलब ट्रेडिशनल मेथड से कॉम्प्रिहेंसिव मॉडर्न मेथड हो सकता है, क्योंकि ये एक वास्ट स्कोप देता है एम्प्लॉयज़ को डेवलपमेंट के लिए। क्योंकि ये सिर्फ एम्प्लॉयज़ के परफॉर्मेंस को ही इवैल्यूएट नहीं करता है, साथ ही साथ इतना भी बताता है कि उन्हें फ्यूचर में इम्प्रूव कैसे करना है। डेवलपमेंटल फीडबैक प्रोवाइड करता है एज़ कम्पेयर टू ट्रेडिशनल मेथड, जो सिर्फ उनके जो एग्जिस्टिंग स्किल्स हैं, एबिलिटीज़ हैं, उसके हिसाब से उनकी इवैल्यूएशन कर देते हैं और ज़्यादा कुछ इसमें होता नहीं है। लेकिन इसमें आपको और अच्छे से पता चलता है एम्प्लॉयज़ को कि कैसे उनको ट्रेन करना है, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट नीड्स के बारे में पता चलता है मॉडर्न मेथड्स में। ट्रेडिशनल और मॉडर्न मेथड में इतना ही डिफरेंस है। ट्रेडिशनल तो ट्रेड के बेसिस पे कुछ एग्जिस्टिंग एबिलिटीज़, कुछ एग्जिस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस बेस्ड इवेल्युएट की जाती है। वन बाय वन यहाँ पे हमने कुछ इम्पॉर्टेंट मेथड्स को इंक्लूड किया है। हालांकि इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, अगर आप नेट पे सर्च करेंगे तो आपको और ज़्यादा मिल जाएंगे, ऑलमोस्ट इतने तो मिलेंगे ही मिलेंगे। ट्रेडिशनल और मॉडर्न मेथड्स, ट्रेडिशनल मेथड्स में हमारा फर्स्ट मेथड आता है इजे मेथड्स। इजे मेथड्स कुछ भी नहीं होता, ये एक डिस्क्रिप्शन होता है जो लिखित रूप में दिया जाता है, राइटिंग में।
राइटिंग टाइप से नरेटिव डिस्क्रिप्टिव होता है। इसमें क्या होता है कि जो एम्प्लॉयज़ को जो इवेलुएट करने वाले इवेल्युएटर्स होते हैं, जो हमारे सुपीरियर्स हो गए या फिर जो सुपरवाइज़र्स हो गए, सुपीरियर्स सुपरवाइज़र वही है, तो वो लोग क्या है कि वो लोग जो है इस मेथड में वो लोग एम्प्लॉयज़ के कुछ सर्टेन एबिलिटीज़ और एबिलिटीज़ बोल दे, कैरेक्टर्स बोल दे, या स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों को आइडेंटिफाई करते हैं, लिखते हैं कि क्या उनकी स्ट्रेंथ है, क्या उनकी वीकनेस है, क्या उनके इंटेलिजेंस है, क्या उनके एटीट्यूड है, हर चीज़ का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे देते हैं, कितने डिसिप्लिन है। सो वो लिख करके बयां करते हैं इस चीज़ को इस मेथड में। तो ये बहुत पुराना, बहुत ओल्डेस्ट और सिंपलेस्ट टेक्निक था ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। सो बहुत ही सिंपल और ओल्डेस्ट था। सो ये बेसिकली जो है एम्प्लॉयज़ को लिख के राइटिंग फॉर्म में उनको बताते हैं और मतलब लिखते हैं कि उनमें क्या क्या स्ट्रेंथ वीकनेस है, और उनको रिकमेंड भी करते हैं कि कैसे चेंजेस लानी है ताकि उनका डेवलपमेंट हो। सो दे मेक रिकमेंडेशन ऑल्सो। सो इज़े मेथड में वही है, ज़्यादा कुछ नहीं है, ये राइटिंग फॉर्म में है, डिस्क्रिप्टिव है, ठीक है। फिर रैंकिंग मेथड में नाम से क्लियर हो रहा है, रैंकिंग, रैंक देना, अलॉट करना। तो रैंकिंग अलॉट कैसे किया जाएगा, तो कुछ सर्टेन क्राइटेरिया होगा, उसी क्राइटेरिया के ऊपर उनको रैंक्स अलॉट किया जाता है। तो कुछ क्राइटेरिया हो सकता है, जैसे बहुत से क्राइटेरिया हो सकते हैं कि एम्प्लॉयज़ कितना रेगुलर है, पंक्चुअल है, अटेंडेंस के हिसाब से, उसकी प्रोडक्टिविटी के हिसाब से, उसकी लीडरशिप के हिसाब से, उसकी कॉपरेशन लेवल के हिसाब से, कुछ भी हो सकता है रैंकिंग। तो वो जो भी रैंक्स है, वो रैंकिंग मतलब जो भी सुपीरियर्स हैं वो अपने सबॉर्डिनेट्स को कुछ रैंक्स देते हैं। जैसे अगर 10 एम्प्लॉयज़ हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो 1 to 10, टॉप 10। सो बेसिकली फ्रॉम बेस्ट टू वर्स्ट दे आर रैंक्ड। जो सबसे फर्स्ट पे होगा वो सबसे बेस्ट एम्प्लॉय होगा, फिर उसके बाद तो सबसे लास्ट में होगा सबसे वर्स्ट एम्प्लॉय माना जाएगा। तो रैंकिंग, उनको रैंक दिया जाता है, जैसे आपको रैंक्स दिया जाता है, टॉपर को फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे करके रैंकिंग होती है, वैसे उनकी भी रैंकिंग होती है। फिर पेयर्ड कंपैरिजन मेथड। पेयर्ड कंपैरिजन नाम से पता चल रहा है पेयर्ड। इसमें स्लिप्स दे दिया जाता है, बंच ऑफ स्लिप्स रेटर्स को, और उनको कुछ पेयर ऑफ नेम्स, उसमें पेयर ऑफ नेम्स रहते हैं जो उनको कॉल आउट करने होते हैं, और वहाँ पे फिर उनके हर एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय को दूसरे इंडिविजुअल एम्प्लॉय से कंपेयर किया जाता है, और ये फाइनली उनकी जो रैंकिंग होती है ना, फाइनली रैंकिंग उनको अलॉट जो की जाती है, वो उनके नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ कंपैरिजन पे की जाती है कि एक एम्प्लॉयज़ को कितनी बार किसी दूसरे एम्प्लॉयज़ से कंपेयर किया गया है। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे, सपोज़ मान लीजिए ये जो लाइट चली गई थी थोड़ी, तो थोड़ा सा ब्लर हो गया होगा। तो पेयर्ड कंपैरिजन मेथड, इसका जो फॉर्मूला है वो वर्कआउट होता है n/n-1/2 इसके ऊपर। सो सपोज़ अगर यहाँ पे 5 एम्प्लॉयज़ हैं, तो 5 इंटू n को हम 5 मान के चल रहे हैं, 5 इंटू 5 - 1 मीन्स 4/2। सो 5 4 जा 20/2, हम अगर काटेंगे तो उसको 0 कैंसिल करेंगे तो 10 आएगा, सॉरी 10 पेयर्स। तो 10 पेयर्स बनाने होंगे इसमें हमें। सो 10 पेयर्स ऐसे बनाए जाएंगे कि सपोज़ यहाँ पे आपको मैं करके बता देती हूँ, MVTPR। सपोज़ ये 5 एम्प्लॉयज़, MVTPR नाम कुछ भी दे सकते हैं किसी को भी, M से किसी का कुछ भी नाम हो सकता है, V से किसी का, जो भी है, मैंने बस ऐसे ही रैंडमली लिया है, डोंट टेक इट अदरवाइज। MVTPR, तो MVTPR में हम M को सबसे पहले रखेंगे, M को V के साथ कंपेयर करेंगे, M एंड V। उसके बाद M एंड T, इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसका इसके साथ। सो M एंड T, M एंड P, M एंड R। फिर नेक्स्ट में आ जाएगा V का, तो V एंड T। अब V का कंपैरिजन T के साथ होगा। ये रैंक्स देखो, सबसे फर्स्ट एम्प्लॉय, बेस्ट एम्प्लॉय जो होगा उसको फर्स्ट माना जाएगा कंपैरिजन के लिए। तो M को बेस्ट मान लो, M बेस्ट होगा,
उसके बाद वी वेस्ट होगा, फिर टी होगा, फिर पी होगा, फिर आर होगा। सो वी को टी के साथ, वी को पी के साथ, वी को आर के साथ, उसके बाद टी को पी के साथ और टी को आर के साथ, लास्टली पी को आर के साथ। तो ऐसे करके ये एक हमारा, ये तो मैंने ऐसे लिख दिया है, लेकिन अगर हम इसको इस तरीके से नीचे नीचे करके लिखेंगे तो ये इस तरीके से जाएगा, इस ऑर्डर में। रैंक, सीढ़ियाँ, लेडर टाइप बनता जाएगा, ऐसे सीढ़ियाँ टाइप। तो इसी को हम बोल रहे हैं पेयर्ड कंपैरिजन मेथड। इसमें कंपैरिजन की जाती है एम्प्लॉयज़ को, जितनी बार उस पर्सन की कंपैरिजन की जाएगी, सबसे ज़्यादा कंपैरिजन किस पर्सन का हुआ है, सपोज एम का 4 बार हुआ है, वी का 3 बार हुआ है, टी का 2 बार, तो सबसे बेस्ट, सबसे टॉप में एम चला आया, एम को फर्स्ट रैंक अलॉट किया जाएगा, क्योंकि एम के जो कंपैरिजन है वो 4 पेयर्स में है, इनके 3, इनके 2 ग्रुप, इनके 1। सो इस तरीके से रखा गया। सो पेयर्ड कंपैरिजन मेथड वो होता है। आप, आई होप आप समझे होंगे, नहीं समझे हैं तो प्लीज़ आस्क मी, नो प्रॉब्लम। देन कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट बेसिकली ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के एम्प्लॉयज़ को इवेलुएट करने के लिए होता है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो होते हैं ना, उनके लिए कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट तैयार की जाती है, जिसमें उनके कुछ एबिलिटीज़, कैरेक्टर्स, एटीट्यूड्स, इंटेलिजेंस, डिसिप्लिन, उनके अटेंडेंस, ठीक है, कैरेक्टर्स, ये सारी चीज़ें उनमें उस रिपोर्ट में लिखा होता है। सो ये इवैल्यूएशन के लिए, परफॉर्मेंस अप्रेजल के लिए कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, एक रिपोर्ट तैयार की जाती है, ठीक है। तो बेसिकली कुछ है नहीं, बहुत इजी है, बस ये तरीका है, अलग अलग मेथड्स है। इजे मेथड्स, अब आप कहेंगे इजे मेथड कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट में क्या, तो मैंने बोला कि ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में बेसिकली यूज़ किया जाता है। इजे मेथड एक नॉर्मल सा डिस्क्रिप्टिव टाइप में होता है कि एम्प्लॉयज़ को डिस्क्राइब किया जाता है, उनके स्ट्रेंथ वीकनेस को, और फिर उनको रिकमेंडेशन दी जाती है। कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को किया जाता है इवेल्युएट, और कुछ ऑन द बेसिस ऑफ सम एटीट्यूड, कैरेक्टर्स, इंटेलिजेंस, डिसिप्लिन, ठीक है, अटेंडेंस, स्ट्रेंथ, वीकनेस। तो ये सारी चीज़ें इवैल्यूएशन, परफॉर्मेंस अप्रेजल में मेथड्स हैं, ठीक है, सब मेथड्स हैं। देन चेकलिस्ट मेथड। चेकलिस्ट मेथड, अब चेकलिस्ट ना आपने देखा होगा कि ऐसे करके बना रहता है, एक स्लिप बना रहता है, एक स्टेटमेंट बना रहता है, और कुछ क्वेश्चंस उसके ऊपर दिए रहते हैं। वो क्वेश्चंस का आपको आंसर येस और नो में टिक करना होता है। अगर आप पॉजिटिव आंसर है तो टिक करेंगे, निगेटिव आंसर है तो रॉन्ग करेंगे। जैसे आप में आएगा, डू यू लाइक कुकिंग, सो इफ़ यू लाइक यू विल मार्क इट टिक, इफ़ यू डोंट लाइक यू विल मार्क इट एज क्रॉस। सो दिस इज़ व्हाट द एम्प्लॉयज़ के परफॉर्मेंस में भी ये चेकलिस्ट मेथड यूज़ किया जाता है, ट्रेडिशनल मेथड, जिसमें कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं, डिस्क्राइब किए रहते हैं, और उसके बेसिस पे रेटर को क्या करना होता है, उसी में स्टेटमेंट में उनको, अगर उनके परफॉर्मेंस का जो उनका पॉजिटिव आंसर है उस परफॉर्मेंस से रिलेटेड, एम्प्लॉय से रिलेटेड, तो उनको टिक किया जाता है, और अगर वो निगेटिव आंसर है तो उनको क्रॉस किया जाएगा। जैसे डू द एम्प्लॉय परफॉर्म्स एक्यूरेटली, तो अगर कुछ भी हो सकता है, कुछ क्वेश्चंस होते हैं, फ्यू क्वेश्चंस, उसके बेसिस पे उनको टिक क्रॉस करना होता है। सो वो चेकलिस्ट मेथड हो गया, ठीक। देन ग्रेडिंग सिस्टम। ग्रेडिंग सिस्टम में एम्प्लॉयज़ को ग्रेड दिया जाता है। जैसे आपको रिपोर्ट कार्ड में A+, A, B+, B, C+, ये जितना ग्रेड डाउन होता जाएगा वो उतना ही आपकी तरफ इशारा करेगा कि आप एक पुअर पर्सन हो गए। सबसे लास्ट ई होता है, आई थिंक सो, मेरे ख्याल से तो ई ही होता है। अगर किसी में FGH Z भी होता होगा तो अलग बात है, वैसे ई तक ही होता है। सो ग्रेडिंग सिस्टम में ग्रेड्स दिए जाते हैं, अलॉट किए जाते हैं एम्प्लॉयज़ को। जो सबसे अच्छा रहेगा उसको A मिलेगा, जो उससे थोड़ा कम रहेगा उसको B मिलेगा, जो और कम होगा उसको C मिलेगा, जो उससे भी कम होगा उसको D मिलेगा, और जो सबसे ख़राब होगा वो उसको E मिलेगा। तो इस तरीके से एम्प्लॉयज़ आर पुट इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। सो ग्रेडिंग सिस्टम्स में अलग अलग कैटेगरीज में ग्रेडिंग की जाती है। ग्रेडिंग लेटर दिया जाता है, ग्रेड कार्ड दिया जाता है उनको ABCD के हिसाब से, उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से, ठीक है। देन फील्ड रिव्यूज़। फील्ड रिव्यूज़ कुछ भी नहीं है। फील्ड रिव्यूज़ क्या होता है कि ये, इसमें जो है, ये टेक्निक
जो डायरेक्ट सुपरवाइज़र होते हैं ना, जो डायरेक्ट हमको सुपरवाइज़ करने वाले होते हैं, वो इस चीज़ को नहीं यूज़ करते। मतलब वो परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट नहीं करते एम्प्लॉयज़ के। एम्प्लॉयज़ को परफॉर्मेंस को कोई दूसरे डिपार्टमेंट का, जो ह्यूमन रिसोर्स एचआर और ह्यूमन पर्सनल, सॉरी, या ह्यूमन रिसोर्स बोल दो या ह्यूमन पर्सनल बोल दीजिए, उस डिपार्टमेंट के जो मैनेजर होते हैं वो इनको इवैल्यूएट करते हैं फील्ड रिव्यूज़ में। ऐसा क्यों करते हैं कि ज़रूरी, कभी कभी ऐसा होता है कि क्या है कि बायसनेस हो जाती है, कभी कभी गलतियां हो सकती हैं सुपरवाइज़र से। सो ये माना जाता है कि नहीं, आप इवैल्यूएट मत करो, हम इवैल्यूएट करेंगे। जैसे आप बोर्ड एग्ज़ाम्स में देखते हो ना, कॉपी आपकी जो है वो आपके टीचर इवैल्यूएट नहीं करते, बाहर जाती है, तो वो बेटर आपको बताएगी कि आप कितने ज़्यादा, आपको जब थर्ड पर्सन आपको कॉपी चेक करेगा, क्योंकि जो पर्सन आपको जो ऑलरेडी जानता है वो तो जानता है, लेकिन जो पर्सन अननोन है वो आपके वे ऑफ प्रेजेंटेशन और वो आपके लिखने से आपको मार्क्स वगैरह अलॉट करेगा, और उससे पता चलेगा कि आप कितने, थर्ड पर्सन के हिसाब से आप मतलब कितना सही हो, क्या है। तो इसलिए फील्ड रिव्यूज़ बेसिकली इसलिए किया जाता है, रिव्यू की जाती है ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, ताकि कोई बायसनेस, कोई गलती ना हो सुपरवाइज़र से। अगर कोई सुपरवाइज़र एम्प्लॉयज़ को गलत है और अगर उसने सही बता दी, तो मतलब एक तरह से हो गया कि ये दूसरे पर्सन्स जो होते हैं, दूसरे डिपार्टमेंट के मैनेजर, एचआर मैनेजर, वो इनका इंटरव्यू लेते हैं इनको अच्छे से इवैल्यूएट करने के लिए, इनके बारे में जानने के लिए। सो इंटरव्यू ऑफ द सुपीरियर एज वेल एज सबऑर्डिनेट, दोनों का ही लिया जाता है फील्ड रिव्यूज़ में, मच मोर क्लैरिटी के लिए। तो इस तरह से परफॉर्मेंस जो फील्ड रिव्यूज़ के साथ की तरह, मतलब फील्ड रिव्यूज़ के मेथड भी यूज़ किया जा सकता है। देन क्रिटिकल इंसिडेंट्स मेथड का मतलब क्रिटिकल कुछ की या फिर क्रिटिकल बिहेवियर को ऑन द जॉब, मतलब जब परफॉर्म कर रहे हैं वर्कर्स, उस समय उनके कुछ की बिहेवियर्स, कुछ इंपॉर्टेंट बिहेवियर हैं जो ज़रूरी हैं उनको इंक्लूड करना परफॉर्मेंस अप्रेजल में, इवैल्यूएट करना। तो क्रिटिकल इंसिडेंट्स वही बोलते, इसमें वही चीज़ इवैल्यूएशन की जाती है, कुछ की बिहेवियर्स होते हैं, की बिहेवियर्स को इवैल्यूएट किया जाता है। इसमें 3 स्टेप्स होते हैं गाइस। पहले तो लिस्ट ऑफ नोटवर्दी बनाई जाती है, मतलब उसमें क्या है कि एक लिस्ट बनाया जाता है जिसमें ये होता है कि उस इंसिडेंट, उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक इंसिडेंट से रिलेटेड वो लिस्ट तैयार करते हैं एम्प्लॉयज़ की, ठीक है। उसके बाद हर एक सेकेंड स्टेप में हर एक एम्प्लॉयज़ को स्कोरिंग वेटेज दिया जाता है बाय द एक्सपर्ट्स, ठीक है, उनके डिज़ायरेबिलिटी के बेसिस पे कि वो कितना काम करना चाह रहे हैं, मतलब ऑन द जॉब वो कितना परफॉर्मेंस, कितना एक्टिव है, उसके हिसाब से उनकी स्कोरिंग की जाती है, वेटेज दिया जाता है उनको। और थर्ड स्टेप में उनको फाइनली चेकलिस्ट प्रिपेयर किया जाता है जो डिस्क्राइब करता है कि एम्प्लॉयज़ येस, मतलब सही, गुड है या बैड है। तो एम्प्लॉयज़ का इस तरीके से 3 स्टेप्स में क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड जो है यूज़ होता है फॉर परफॉर्मेंस अप्रेजल। नेक्स्ट वन इज़ फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। ये कुछ भी नहीं है। फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड तब यूज़ होता है जब ये लगता है कि एक रेटर है, उसने सारे एम्प्लॉयज़ को एक जैसा ही उसने इवैल्यूएशन कर दी, यानी उन्होंने सबको गुड बना दिया या सबको बैड बना दिया। तो ऐसा तो नहीं है, सभी एम्प्लॉयज़ की सिमिलर रेटिंग कर दी गई है। तो ये एक बायसनेस हो सकता है रेटर्स का, कि रेटर्स जो होंगे, जो भी रेटर्स होंगे, वो एम्प्लॉयज़ को या तो गुड में रेटिंग कर देंगे या तो बैड में कर देंगे, सिमिलर रेटिंग हो जाएगी सबकी एक जैसी। तो क्या फ़ायदा, अगर वैसे करेंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि कौन एम्प्लॉयज़ किससे ज़्यादा बेस्ट है। सब लोग एक जैसे तो नहीं हो सकते, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। फैक्ट है कि हर आदमी एक जैसा नहीं हो सकता, इक्वलिटी में नहीं हो सकता, ठीक है, इक्वलिटी कभी नहीं एग्जिस्ट करती। तो इसलिए फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड लाया गया है कि ऐसा नहीं करना कि आप सभी को एक जैसी रेटिंग कर दें, गुड का गुड या फिर बैड। सारे एम्प्लॉयज़ गुड या सारे एम्प्लॉयज़ बैड नहीं हो सकते, कुछ गुड होंगे, कुछ बैड होंगे, कुछ एवरेज होंगे, कुछ बिलो एवरेज होंगे। तो इस तरह से अलग अलग रेटिंग करनी है, कुछ नॉर्मल कर्व के बेसिस पे करनी है, जो कि फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में ये बोलते हैं कि एम्प्लॉयज़ को डिवाइड करना इनटू 5 पार्ट्स। 5 पार्ट्स में डिवाइड करनी है एम्प्लॉयज़ को, एम्प्लॉयज़ के परफॉर्मेंस लेवल को 5 पार्ट्स में देखना है। पहला, एम्प्लॉयज़
कैटेगराइज्ड मतलब जो एम्प्लॉयज़ बहुत अच्छे होंगे उनको आउटस्टैंडिंग, उसके बाद जो अच्छे होंगे उनको अबव एवरेज, फिर जो अच्छे होंगे उनको एवरेज, और फिर उससे भी थोड़े बेकार होंगे उनको बिलो एवरेज, और सबसे लास्ट में जो सबसे ख़राब होंगे उनको वर्स्ट बोल लो या फिर जो भी बोल लो, ख़राब माने जाएंगे वो, ठीक है। तो इस तरह से 5 कैटेगरीज में इनको कैटेगराइज्ड किया जाता है, इनके परफॉर्मेंस को, आउटस्टैंडिंग, अबव एवरेज, एवरेज, बिलो एवरेज, देन एट लास्ट वर्स्ट। तो इस तरीके से 5 पार्ट्स में, मतलब 5 उसको पार्ट्स में हम बोल सकते हैं, 5 पार्ट्स में इनको कैटेगराइजेशन की जाती है एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस की। देन ग्राफिक रेटिंग स्केल से एक एग्जांपल से बताते हैं। ग्राफिक रेटिंग स्केल एक्चुअली ये प्रिंटेड अप्रेजल फॉर्म यूज़ किया जाता है। प्रिंटेड अप्रेजल मतलब ये कुछ चेकलिस्ट से ही मैच करता है, लेकिन चेकलिस्ट में आप येस और नो टिक लगाते हैं, येस और नो। अगर येस है तो येस, नो है तो नो, पॉजिटिव है तो येस, निगेटिव है तो नो। और जो एम्प्लॉयज़ का परफॉर्मेंस इवेल्यूएट किया जाता है वो नंबर ऑफ़ पॉजिटिव चेक्स पे किया जाता है चेकलिस्ट मेथड में, कि कितने पॉजिटिव चेक्स आए हैं, कितना वो उसके पॉजिटिव आंसर्स कितने हैं, उसके हिसाब से उसकी इवेल्यूएशन और उसकी रैंकिंग की जाएगी चेकलिस्ट मेथड में, ठीक है। किसी एम्प्लॉयज़ में बहुत अच्छी अच्छाइयाँ हैं और बुराइयाँ कुछ कम हैं तो उनको बेस्ट माना जाएगा। किसी में बहुत ज़्यादा बुराइयाँ हैं और बहुत कम अच्छाइयाँ तो उनको बुरा माना जाएगा, मेजॉरिटी की ही चलती है ना। तो इसलिए चेकलिस्ट में वो होता है। बट ग्राफिक रेटिंग मेथड में भी वही रेटिंग वैसे ही होती है, बस रेटर इसमें क्या करता है कि उनको एक प्रिंटेड अप्रेजल फॉर्म दिया जाता है जिसमें येस और नो में नहीं रहता है, उनको कुछ आंसर्स, कुछ की वर्ड्स दे दिए जाते हैं, उसमें उनको मार्क करना होता है। जैसे अगर हम बोले कि क्वालिटी ऑफ वर्क, क्या एम्प्लॉयज़ क्वालिटी ऑफ वर्क परफॉर्म करता है, तो उसका आपको 3 ग्रुप या 4 ग्रुप में आंसर, आप 4 ग्रुप अलग अलग ब्लॉक्स में रहेंगे। फर्स्ट विल बी मे बी कंसिस्टेंटली, ओकेशनली, समटाइम्स और नेवर। इस तरह से ऑप्शन दिया रहेगा। क्या एम्प्लॉयज़ क्वालिटी ऑफ वर्क परफॉर्म करता है, क्या एम्प्लॉयज़ रेगुलर है, क्या वो उसकी अटेंडेंस जो है वो रेगुलर अटेंडेंस अपना देता है, तो उसमें भी समटाइम्स, ओकेशनली, नेवर, कभी नहीं आता है, हमेशा आता है। इस तरीके से आपको रेटिंग करनी होती है। तो जो भी उस एम्प्लॉयज़ से मैच करेगा, कि जो भी एम्प्लॉयज़ से मैच करेगा उसमें वो उनको रेटिंग करनी होगी, उसमें उनको मार्क करना होगा। तो ये होता है ग्राफिक रेटिंग स्केल, ठीक है। वैसे रेटिंग स्केल, यहाँ पे रेटिंग स्केल मेथड भी आता है गाइस, मेंशन नहीं किया है, सॉरी। रेटिंग स्केल मेथड्स भी आते हैं। रेटिंग स्केल मेथड्स कुछ भी नहीं है। रेटिंग स्केल मेथड्स में वही रेटिंग स्केल रहता है, 1 to 10 नंबर्स रहते हैं। उस नंबर्स के बेसिस पे कुछ इम्पॉर्टेंट, उसको क्या बोलते हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स, एम्प्लॉयज़ के इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स और एबिलिटीज़ को ध्यान में रखते हुए उनकी रेटर्स जो हैं वो रेटिंग करते हैं। 1 to 10 जैसे रहेगा, तो जो जिस एम्प्लॉयज़ का 1 आएगा रेटिंग, तो वो सबसे बेस्ट माना जाएगा। मतलब 1 to 10 का मतलब है बेस्ट टू वर्स्ट, या हम बोल सकते हैं हाई टू लो। तो रेटिंग स्केल होता है। रेटिंग स्केल आप जानते होंगे, रेटिंग स्केल्स, उसी रेटिंग स्केल्स पे एम्प्लॉयज़ को रेट किया जाता है। जैसे आजकल देखते हो ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो उसमें जो भी प्रोडक्ट आप ख़रीदते हो तो वहाँ पे उसकी रेटिंग होती है, प्रोडक्ट रेटिंग, उसको कितना मार्क्स मिला हुआ है। उस तरह यहाँ पे भी रेटिंग स्केल होता है, उसी पे उनको स्कोरिंग जो है, उनकी टोटल स्कोरिंग है जो नंबर्स में उनके कंप्यूट किए जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका 11 मेथड्स ऑफ ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं मॉडर्न मेथड्स। मॉडर्न मेथड्स मैंने आपको पहले इंट्रोड्यूस कर दिया था कि ये इसके कंपैरिजन में थोड़ा बेटर, थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव माना जाता है, क्योंकि ये जो है ये तो बेसिकली आपने इन सब में देखा कि इनके परफॉर्मेंस को सिर्फ जज किया जा रहा है, उससे ज़्यादा मतलब नहीं है कि कौन एम्प्लॉयज़ कितना ज़्यादा किसी से बेस्ट है,
वर्स्ट है, उतना ज़्यादा कंपैरिजन आप नहीं देख रहे हैं। सिर्फ इनका कंपैरिजन किया जा रहा है, उसके बेसिस कुछ भी नहीं, बस इनके एग्जिस्टिंग स्किल्स के साथ कंपेयर किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे कंपैरिजन के साथ साथ क्या ज़रूरत है वो चीज़ें भी देखी जाएंगी और इनके फ्यूचर परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट के लिए हेल्प करेगा। तो मॉडर्न मेथड थोड़ा सा इससे कॉम्प्रिहेंसिव आ जाता है, डेवलपमेंटल फीडबैक भी प्रोवाइड करता है। सो ये जो है, ये इस मेथड्स में आप बायसनेस भी हो सकती है, हर पर्सन अपना अपना जजमेंट करेगा, तो पर्सनल जजमेंट में मिस्टेक्स भी हो सकता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। अब हमारा जजमेंट अलग है करने का, किसी और का जजमेंट अलग है, तो इस तरीके से इसमें बायसनेस हो सकती है, लेकिन इसमें बायसनेस नहीं होगी। ये थोड़ा सा मतलब बायसनेस इसमें भी हो सकती है गाइस, लेकिन ट्रेडिशनल में ज़्यादा बायसनेस है। उसी को ध्यान में रखते हुए मॉडर्न मेथड्स को डेवलप किया गया, ठीक है। तो फर्स्ट इज़ असेसमेंट सेंटर। असेसमेंट सेंटर पहले 1930 में, आई थिंक सो 1930 में जर्मन में क्या हुआ था कि जर्मन में मिलिट्री वर्कर्स को ट्रेन किया गया था, मतलब मिलिट्री ट्रेनिंग होती थी, तो उनके परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने के लिए, मिलिट्री वर्कर्स के परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने के लिए सबसे फर्स्ट टाइम ये असेसमेंट सेंटर्स मेथड यूज़ किया गया था। उसके बाद धीरे धीरे इसे बिजनेस में भी धीरे धीरे ये बहुत आगे एक्सपैंड करता गया। यूके, यूएस, ब्रिटेन में 1940 टू 1960 तक ये स्प्रेड हो गया धीरे धीरे, ठीक है। तो धीरे धीरे स्प्रेड हो गया, तो धीरे धीरे अब मिलिट्री वर्कर्स से फिर ये बिजनेस एम्प्लॉयज़ को भी धीरे धीरे उनके परफॉर्मेंस अप्रेजल में भी ये मेथड यूज़ होने लगा। इसमें होता क्या है कि आपको एक्चुअल प्लेस में नहीं, आपको कहीं बाहर जाना होगा और वहाँ पे आपको जो ट्रेनिंग देंगे, ठीक है, आपको जो ट्रेनिंग देंगे वही आपका परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करेंगे। बात समझ में आई? तो आपको बाहर जाना होगा, सभी लोगों को, इवन बहुत अलग अलग स्टेट से अलग अलग जो भी सेलेक्टेड जो एम्प्लॉयज़ हैं अलग अलग आएंगे और उनको एक पर्टिकुलर ट्रेनर्स रहेंगे, वही उनको ट्रेन करेंगे, वही उनकी क्लास लेंगे, उसके बाद वही उनको जज करेंगे। तो दूसरे पर्सन तो इसमें क्या है कि बायसनेस थोड़ा कम हो जाती है। भाई वो पर्सन जानता है, फेमिलियर होता है कि ये पर्सन कैसा कर सकता है, क्या कर सकता है, तो वो उनको बेटर रेटिंग करेगा, बेटर इवैल्यूएशन करेगा, उनका परफॉर्मेंस जज करेगा। तो बायसनेस थोड़ी कुछ हद तक कम ही हो जाती है। सो असेसमेंट सेंटर्स मतलब वही है, यहाँ पे मैनेजर्स को, बहुत सारे जो अलग अलग मैनेजर्स हैं वो एक साथ आते हैं, दे कम अप टुगेदर फॉर टू पार्टिसिपेट इन द जॉब रिलेटेड एक्टिविटीज़। जो भी जॉब रिलेटेड वर्क है उसमें पार्टिसिपेशन के लिए ये आते हैं एक साथ और इनको फिर असेसमेंट किया जाता है। इनको फिर असेस किया, जो भी असेसर्स होते हैं, ठीक है, जो भी इनके ट्रेनर्स होते हैं वो इनको इवैल्यूएट करते हैं आफ्टर प्रोवाइडिंग द ट्रेनिंग। तो ये असेसमेंट सेंटर्स कुछ हैं। इसका एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे LABS लबासना, LABSNAA लबासना जो है उत्तराखंड में है। लबासना आपने सुना होगा, वो IAS जो UPSC में सेलेक्ट हुए कैंडिडेट्स, जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स, उनके ट्रेनिंग के लिए वहाँ उनको जाना पड़ता है, उनको हर तरह का ट्रेनिंग वहाँ मिलता है और उसके बाद जो भी एक्सपर्ट ऑफिशियल्स उनको ट्रेन करते हैं वही उनके परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करते हैं। तो वहाँ उसका लबासना का एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल इसका हो सकता है असेसमेंट सेंटर्स, ठीक है। तो ये असेसमेंट सेंटर मतलब बेसिकली असेसमेंट सेंटर्स, कुछ सेंटर्स बनाए जाते हैं, वहाँ पे ट्रेनर्स के थ्रू ट्रेनिंग मिलेगी और उसके बाद वही लोग जो है वो असेस करेंगे, वो आपको आपके परफॉर्मेंस को अप्रेज इवैल्यूएट करेंगे वो लोग, ठीक है। तो इससे क्या है कि बहुत सारे स्किल्स को इवैल्यूएशन होता है, जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल्स, एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज, प्लान एंड ऑर्गेनाइज, आप कितना प्लान कर सकते हो, अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हो, माइंड आपका कितना अलर्ट है, देन सेल्फ कॉन्फिडेंस कितने हो, यही सब का असेसमेंट तो वो करते हैं। आपके भी स्कूल में, अगर मैं तो पर्टिकुलरली CBSE से हूँ, तो CBSE में क्या होता था, एक्सटर्नल्स आते थे बोर्ड एग्ज़ाम्स में, 12th के बोर्ड्स में वाइवा लेने के लिए आते ही हैं। अदर डिफरेंट स्कूल से सेंटर जो है वहाँ पढ़ता है और वहाँ आते हैं और वो लोग एक्सटर्नल्स जो है इवैल्यूएट करते हैं अलग अलग स्कूल्स में जाके। तो ये असेसमेंट सेंटर हो सकता है, ठीक है। MBO, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स।
मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स एक नया कॉन्सेप्ट था। इसमें क्या था ना कि ऑब्जेक्टिव्स को पहले सुपीरियर और सबॉर्डिनेट दोनों पार्टिसिपेट करेंगे ऑब्जेक्टिव्स को फॉर्मुलेट करने के लिए, गोल्स को सेट करने के लिए। ठीक है, गोल्स को सेट करने के लिए वो लोग पार्टिसिपेट करेंगे और उसके बाद वो लोग गोल सेट करेंगे। उसके बाद सभी को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ असाइन की जाएगी। ठीक है, सबकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके बाद सबका परफॉर्मेंस कंपेयर किया जाएगा और लास्ट में उनको इवेलुएट किया जाएगा। तो इसमें बेसिकली 4 स्टेप्स आर इन्वॉल्व्ड मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव में। इसमें कुछ नहीं है, ये थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या है कि गोल्स को सेट करना सुपीरियर और सबॉर्डिनेट के हेल्प से, दोनों का इन्वॉल्वमेंट रहेगा। गोल्स को सेट करना, उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करना, उसके बाद फिर कंपैरिजन करना एंड लास्ट में पीरियोडिक रिव्यू, मतलब इवेलुएट करना। सो इसमें 4 स्टेप्स आते हैं। फर्स्ट वन इज़ गोल सेटिंग द गोल्स। देन नेक्स्ट वन इज़ परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड भी सेट किया जाता है। क्या परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, क्वालिटेटिव होगा, क्वांटिटेटिव होगी, तो वो स्टैंडर्ड्स सेट किया जाता है जो कि आपने कंट्रोलिंग में ऑलरेडी पढ़ा होगा। देन परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स के बाद कंपैरिजन किया जाता है उनके परफॉर्मेंस को। उसके बाद पीरियोडिक रिव्यू, फिर जो है इवैल्यूएशन किया जाता है परफॉर्मेंस का। तो इसमें बेसिकली 4 स्टेप्स आते हैं। देन ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग एक्चुअली ये एक क्वांटिटेटिव मेथड हो सकता है, क्योंकि ये जो है ये इवैल्यूएट कैसे करता है परफॉर्मेंस को। इसमें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर है, वो एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट कर रहा है। ठीक है, पहले तो ह्यूमन रिसोर्स का जो रिक्वायरमेंट्स है वो फाइंड आउट करता है। उसके बाद फिर उनको रिक्रूट करना, सेलेक्ट करना, ट्रेनिंग देना, डेवलपमेंट करना, ये सब में उनको खर्चे लगते हैं। एम्प्लॉयज़ को तैयार करने में, एम्प्लॉयज़ को रिटेन करने में उनको कॉस्ट बियर करने पड़ते हैं। उस कॉस्ट को कंपनसेट कब किया जाएगा, जब वो एम्प्लॉयज़ अपने एबिलिटीज़ और स्किल्स से ऑर्गेनाइजेशन को बेस्ट देगा। जब वो ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रीब्यूशन करेगा 100% बेस्ट करेगा, तो इसका मतलब हो गया कि उसका परफॉर्मेंस अच्छा है, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है। तो ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग में जो परफॉर्मेंस अप्रेजल है वो किस तरीके से किया जाता है कि ह्यूमन बींग्स को उनके कंट्रीब्यूशन के हिसाब से और कॉस्ट के हिसाब से, कितना कॉस्ट लगा था, कॉस्ट ऑफ रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन, कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग डेवलपमेंट, कॉस्ट ऑफ कंपनसेशन। ठीक है, तो ये सब में कॉस्ट इनकर होते हैं एम्प्लॉयज़ पे। तो एम्प्लॉयज़ पे खर्चा कर रहे, अगर कोई भी मैनेजर एम्प्लॉयज़ पे खर्च कर रहे हैं तो वो किस लिए कर रहे हैं, ताकि वो अपने एबिलिटीज़, वो अपने टैलेंट से, वो अपने जो भी उनके पास एबिलिटीज़ है, स्किल्स हैं, उसको वो इफ़ेक्टिवली, इफ़िशिएंटली उसकी कंट्रीब्यूट करे ऑर्गेनाइजेशन में और बेस्ट सर्व करे। तो इसलिए उनके जो परफॉर्मेंस है वो इस तरीके से मेजर की जाती है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग में। कॉस्ट एंड कंट्रीब्यूशन, सीसी आप जान सकते हैं, कॉस्ट इनकर्ड एंड, मतलब परफॉर्मेंस लेवल ऑफ द एम्प्लॉयज़ आर इवेल्युएटेड ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट इनकर्ड ऑन ह्यूमन रिसोर्सेज एंड द कंट्रीब्यूशन मेड बाय देम इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये हो गया ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। देन बार्स में बिहेवियरली एंकर्ड रैंक रेटिंग स्केल्स। ये एक्चुअली मिक्स है, मिक्सचर है, एक तरह से मिक्स कह देंगे कि ये रैंकिंग मेथड, हाँ, इज़े मेथड का, देन क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड का, रेटिंग स्केल मेथड का मिक्सचर है, मिक्स है। बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल। ओके, तो इसमें इसमें क्या है कि एम्प्लॉयज़ को जो है इससे कुछ डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में भी उनको मेजर किया जाता है, कुछ उनके क्रिटिकल इंसिडेंट के ऊपर भी मेजर किया जाता है, कुछ उनके रेटिंग स्केल जो होते हैं उनके ऊपर भी। तो हर मिला के क्वालिटेटिव से लेके क्वांटिटेटिव दोनों में ही उनको मेजर किया जाता है। तो बार्स ये हो गए उनके बिहेवियर को। देन लास्ट वन इज़ 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल। 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल, 360 डिग्री किसको बोला गया है? देखिए, आप मैथ्स में ज्योमेट्री में एंगल्स तो पढ़े ही होंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, जब यहाँ से यहाँ तक होगा
तो इसको हम 90 डिग्री बोलते हैं। अब देखो हमको मैथ्स उतनी आती नहीं है, मेरा मैथ्स ऑलरेडी वीक है, बट मैं बता दे रही हूँ कि यहाँ इसका मतलब क्या है। ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, ये सब इतने का जो है वो 90 डिग्री ही होगा जब वो स्ट्रेट बनाएगा। ये 90 डिग्री एंगल है। अब इन सबको कंबाइन कर देंगे तो 94 जा 360 डिग्री बन जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री और यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री, ये पूरा मिला देंगे तो 360 डिग्री। तो इसका मतलब ऑलराउंडर पूरे तरीके से। मैथ्स में तो हम ये समझते हैं, लेकिन यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर में 360 मतलब सभी तरफ से, सराउंडेड बाय ऑल। तो एक एम्प्लॉयज़ के परफॉर्मेंस को सिर्फ एक सुपीरियर, जो उसका इमीडिएट सुपीरियर हो या सुपरवाइज़र हो या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर हो, सिर्फ वही नहीं सुपरवाइज, वही इवैल्यूएट नहीं करते हैं। एक एम्प्लॉयज़ को उसके सबॉर्डिनेट भी करते हैं, सुपीरियर भी करते हैं, पीयर्स भी करते हैं, कस्टमर्स भी करते हैं। जिस जिस से उसका रिलेशनशिप है, जिस जिस से उसका कांटेक्ट है, जो भी उसको डे टू डे कांटेक्ट कर रहे हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, सभी अपने अपने जो व्यू पॉइंट्स हैं, अपने अपने जो हैं सबमिट करते हैं अपना अप्रेजल। तो ये सबॉर्डिनेट्स भी करता है इवैल्यूएट कि एम्प्लॉयज़ कैसा है, सुपीरियर भी करते हैं, देन कस्टमर भी करते हैं, पीयर भी करते हैं, क्लाइंट्स भी करते हैं, मतलब सभी लोग इवैल्यूएट मिलके करते हैं। ये होता है 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल। और जब हम सभी तरफ से व्हेन द एम्प्लॉयज़ इंफॉर्मेशन इज़ कलेक्टेड फ्रॉम ऑल अराउंड, तो बेटर बन जाता है, वो अच्छे से पता चलता है कि ये एम्प्लॉय कैसा है। अगर हम किसी एक इंसान के बारे में जानना चाहते हैं तो हम कई लोगों से पूछते हैं। अगर वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है या जो भी है, तो हम एक लोगों पे ही रिलाई नहीं करते हैं कि एक लोग क्या बोल रहे हैं। हम कई लोगों का एडवाइस लेंगे, हम कई लोगों का डेटा, कई लोगों का हम ओपिनियन चेक करेंगे कि उस पर्सन के रिगार्डिंग उसका क्या फीडबैक है। तो सभी अपना अपना फीडबैक जो है एम्प्लॉयज़ के परफॉर्मेंस का देते हैं, सबमिट करते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर को। तो 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल एक न्यू कॉन्सेप्ट है और अच्छा है, बढ़िया है, ठीक है। हालांकि इसके अपने अपने मेरिट डिमेरिट हैं। तो ये सब मॉडर्न और ट्रेडिशनल मेथड था। निमोनिक्स, तो आप निमोनिक्स इसमें क्या याद करेंगे, इसमें सब देख लीजिएगा, ठीक है। कौन, छे, क्री, इस, फीफो, ये आप ऐसे देख सकते हैं, ऐसे याद कर सकते हैं। जैसे 3 C आर देयर, सो फर्स्ट लेटर इज सी, देन सी एंड सी, देन जी इज़ देयर, तो ग्रेडिंग और ग्राफिक, जी। सी के बाद क्या आता है, जी, फिर एफ और उसके बाद जी आता है, ठीक है। एफ यहाँ पे 2 है, फीफो, तो फीफो से याद कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपना निमोनिक्स डेवलप कर सकते हैं। ऐसे निमोनिक्स इसमें डेवलप क्या करना है, सब पढ़ना है, सब देखना है, सब डिस्क्राइब करना है। एवरी मेथड इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो। मॉडर्न में हम कर सकते हैं 5 मेथड, बेसिकली 5 मेथड्स आर देयर। सो हम MBA 360 डिग्री, हम से ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, MBA मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, एक निमोनिक्स है 360 डिग्री। सो MBA MBO मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, नाम से याद आ जाएगा। B से बार्स, बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल। देन MBA असेसमेंट सेंटर 360 डिग्री। 360 डिग्री जब आप यहाँ याद करेंगे ना गाइस, उससे पता चल जाएगा कि एम्प्लॉयज़ को सभी तरफ से फीडबैक आना। तो ये एक तरीका था हम MBA 360 डिग्री। हम MBA 360 डिग्री मतलब हमने MBA किया है और हम सब कुछ जानते हैं। 360 डिग्री एवरीथिंग नो, 360 का मतलब हुआ पूरा ऑलराउंडर, सराउंडेड। सो हम MBA 360 डिग्री, जैसे फिल्म में आपने देखा होगा हीरो नंबर 1, कूली नंबर 1, श्री 420, ऐसा कुछ रहता है नाम। उसी तरह से यहाँ पे भी हम MBA 360 डिग्री, ये हालांकि ये एक तरीका है, निमोनिक्स है, ये कुछ और नहीं है, इसको कुछ और मत समझिएगा। निमोनिक्स तो आप अपना खुद भी बना सकते हैं। वैसे मेरा निमोनिक्स पे बहुत वीडियोस हैं, बट यू कैन ऑल्सो मेक ऑन योर ओन। बट आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। सो ये एक तरीका है बस याद करने का, और ज़्यादा कुछ नहीं है। तो तरीका आप कुछ अपना भी बना सकते हैं। So this was all in this video, methods of performance appraisal. So if you have any queries regarding this, कुछ भी नहीं अगर समझ आया है या कुछ भी नहीं समझ में आया है,
मोस्ट ऑफ द थिंग नहीं समझ आया तो आप मुझे एटलीस्ट फीडबैक ज़रूर प्रोवाइड करें। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू ऑल। और इसके अलावा भी अगर आपको कुछ वीडियोस चाहिए, समझना है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, मैं उस टॉपिक पे भी बना दूँगी। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है ना गाइस, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड लाइक दिस वीडियो विथ ऑल द अदर कॉमर्स स्टूडेंट्स हु वांट टू नो दिस टॉपिक। अगर आप देख रहे हैं तो आप उनको रिकमेंड कर सकते हैं, आपको अच्छा लगता है मेरा वीडियो तो आप इस तरीके से शेयर कर दें, लाइक कर दें, तो हमें ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। वैसे तो मेरा सिंपल वीडियो ही रहता है। विदाउट वेस्टिंग टाइम हम ज़्यादा इसके बारे में नहीं बोलेंगे। आई एम लीविंग नाउ एंड एट लास्ट आई वॉन्ट टू से, इफ़ यू आर अ न्यू, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। तो मेरे बाकी के वीडियोज़ आपके सामने हाजिर होंगे। अगर आपको सच में मेरा वीडियो अच्छा लगता है ना, तो प्लीज़ आप एक सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। तो ट्रेडिशनल मॉडर्न मेथड्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल नहीं समझ आया तो पूछ लीजिएगा, और अच्छे से बता दूंगी। मुझे जिस तरीके से बताने में ईजी लगा, मैंने उस तरीके से बताया विथ मोर कंफर्टेबलनेस। एंड हम MBA 360 डिग्री, हम कॉमर्स वाले 360 डिग्री सब कुछ पढ़ेंगे, सब जानेंगे, सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग वी विल कवर। ओके गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज़। सी यू सून, बाय।